the chapter chemical equilibrium। छोटा छोटा थ्योरी, बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं, कम कम थ्योरी और सवाल करने अपन को। इसको अपन को 2 क्लास में 2-3 घंटे में इसको खत्म करना टॉपिक को, है ना, ऐसा करके। तो वैसे आपको पता है अपन जनरली है 10-12 घंटे में खत्म करते हैं। अपन चाह रहे हैं 3 घंटे में रिवीजन के हिसाब से इसको कर लें और एग्जाम का हर एक क्वेश्चन इसमें फंस भी जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, ये इक्विलिब्रियम क्या होता है। जैसे कोई रिएक्शन है, ए गिव्स बी, है ना। तो ए से जैसे ही बी बनेगा तो ए क्यों पार्टिसिपेट करता है। जैसे ए है, कोई गैस है ना, वो पार्टिसिपेट क्यों करेगी रिएक्शन में, क्योंकि ए का मॉलिक्यूल ए के मॉलिक्यूल से टकराएगा और रिएक्शन करके वो कोई और चीज बना देगा। मान लो उसने बी बना दिया प्रोडक्ट, ये भी गैस है मान लो, ठीक है। तो ए से बी बनेगा, पर जैसे ही बी बनेगा बी के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराने लग जाएंगे और वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लग जाएगी रिएक्शन। तो इनिशियली यदि इसका कंसंट्रेशन था, इसका 0 था, तो चूंकि यही चीज थी, ये तो थी नहीं, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाती। पर धीरे से क्या हुआ, ये चीज बन गई, ये चीज बन गई थोड़ी सी, तो इसके मॉलिक्यूल भी टकराने लग जाएंगे, तो बैकवर्ड जाने लग जाएगी रिएक्शन। तो शुरुआती रूप में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कम होगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये बहुत लॉजिकल बात है ना। जब कोई चीज होगी तभी ना रिएक्ट करेगी, तो जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा जो रिएक्शन ज्यादा करेगा। तो इनिशियल लेवल पे ए का कंसंट्रेशन ज्यादा था, इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा था। धीरे धीरे बी का कंसंट्रेशन बढ़ा तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी बढ़ने लगा। फिर एक समय वो आएगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये वो समय है जिसपे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएगी। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, एंड इट इज ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि रिएक्शन स्टॉप नहीं हुई है, इट इज ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम। रिएक्शन स्टॉप नहीं हुई है, बल्कि क्या हुआ है, रिएक्शन आगे की रेट, आगे जिस रेट से जा रही है उसी रेट से पीछे की ओर जा रही है। तो देयरफॉर वी विल से दैट कि इट इज अ काइंड ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। जितना ए, सुनो ध्यान से, जितना ए बी में कन्वर्ट हुआ है उतना ही बी ने टूट के ए को बना दिया है। इस बात को ध्यान से सुनने की जरूरत है। इक्विलिब्रियम का मतलब हरदम ये नहीं होता है कि जितना ये टूटा उतना ये टूटा बैकवर्ड में, नहीं, ये नहीं है। ये भी तो हो सकता था इसका ए मोल होता, इसके 2 मोल बनते, ये भी तो हो सकता था। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है जितने मोल इसके टूटे उतने ही मोल इसके बन गए बैकवर्ड रिएक्शन से। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जितने मोल इसके टूटे उतने ही मोल इसके बन गए फॉरवर्ड रिएक्शन से, जितने बैकवर्ड से टूटे उतने ही फॉरवर्ड से बन गए। ये है इक्विलिब्रियम का मतलब। इक्विलिब्रियम का मतलब हरदम ये नहीं होता, जैसे अब इसमें स्टोइचियोमेट्री 1-1 है तो इसमें बाई डिफॉल्ट हो जाएगा कि जितना मोल इसका टूटा इक्विलिब्रियम पे उतना ही मोल इसका भी टूटा इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि स्टोइचियोमेट्री 1-1 है। लेकिन जब ऐसा नहीं होगा तब हम ये नहीं कह सकते। तो हम क्या कह सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम द मोल्स ऑफ A2 डिसोसिएटेड per unit time will become equal to moles of A formed per unit, moles of A dissociated बराबर A of mole of A formed at the same time। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम पे इसके फॉरवर्ड दिशा में जाने की और इसके बैकवर्ड दिशा में जाने की जो एनर्जीज है वो सेम हो जाती है। तो जो फॉरवर्ड दिशा में जाने की एनर्जी है, एनर्जी टू डू यूजफुल वर्क, वो क्या होती है, गिव्स फ्री एनर्जी होती है। तो गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स इक्वल टू गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो हम बोल देते हैं कि डेल्टा जी की जो वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है, क्योंकि डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी होता है जीपी माइनस जी आर, क्योंकि स्टेट फंक्शन होता है। आप लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ चुके, रिवीजन कर रहे हो तो आपको पता है स्टेट फंक्शन क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट से वैल्यू अपन निकाल लेते हैं। क्लियर है बेटा? तो जीपी माइनस जी आर, डेल्टा जी की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इतनी बात सबको क्लियर होगी, ठीक है ना। तो क्या क्या बातें हमने पढ़ी, हमने पढ़ा इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड मतलब जितना ए टूटेगा उतना ही ए बनेगा, जितना बी टूटेगा उतना ही बी बन जाएगा। ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, ठीक। अच्छा बताओ, इसका कंसंट्रेशन, क्योंकि जितना टूटा उतना ही बना, तो इसका कंसंट्रेशन समय के साथ नहीं बदलेगा, इसका कंसंट्रेशन भी समय के साथ नहीं बदलेगा। तो इनके कंसंट्रेशन क्या होंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। इनके जो कॉन्सेंट्रेशंस हैं वो क्या होंगे, कांस्टेंट हो जाएगा। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के कंसंट्रेशन, ठीक है ना। जो रिएक्टेंट की डेंसिटी जितनी थी उतनी रहेगी, क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं बदल रहा, तो उसकी डेंसिटी भी जो होती है
वो कांस्टेंट हो जाएगी, रिएक्टेंट की भी और प्रोडक्ट की भी, क्योंकि वो बदल नहीं रहा है समय के साथ में। ठीक है बेटा। इसके अलावा इसका यदि कोई पार्शियल प्रेशर है तो वो भी कांस्टेंट हो जाएगा, इसका कोई पार्शियल प्रेशर है तो वो भी कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। अब क्या होता है बेटा, किसी भी चीज का कलर जो होता है उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, तो इसका जो कलर है और इसका जो कलर है वो भी कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब जो कलर है वो चेंज नहीं होगा विद द टाइम, कलर डज नॉट चेंज विथ टाइम, क्योंकि कंसंट्रेशन तो बदल ही नहीं रहा, डज नॉट चेंज विथ टाइम, चेंज विथ टाइम। और एक बात और समझो आप, टेम्परेचर भी नहीं बदलेगा, क्यों? क्योंकि जितना ये टूटा उतना ये बना, मतलब मान लो इसके टूटने में एनर्जी लग रही थी तो इसके बनने में एनर्जी उतनी रिलीज हो जाएगी, लेकिन कि और किसी प्रोसेस में एनर्जी का लॉस है सच नहीं हुआ है, तो टेम्परेचर विल ऑल्सो नॉट चेंज, टेम्परेचर विल ऑल्सो नॉट चेंज। करेक्ट है बेटा, इतनी बात हो गई, ठीक है ना। अब सुनना, एक चीज होती है कैटलिस्ट, क्या कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करता है? नहीं, वो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट बस इस तरीके से करता है कि वो जल्दी इक्विलिब्रियम को अटेन करने में मदद कराता है बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बाय डिक्रीज ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। आप लोगों को मैंने बताया होगा कि ये कुछ ऐसे जा रहा है, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। बस जिस समय आप यूज क्या करते हो कैटलिस्ट, तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी वाला जो ग्राफ आपको दे रहा है दिखाई, जिसमें कि एक्टिवेशन एनर्जी अभी इतनी ऊपर जा रही है, वो क्या होता है फिर कुछ ऐसा हो जाता है। तो क्या हुआ इस केस में, रिएक्टेंट वही रहा, प्रोडक्ट वही रहा, उनकी एनर्जीज वही रही, बस आपको एक अल्टरनेट पाथवे मिल गया जो कि लेस एनर्जी वाला पाथवे था। तो ऑब्वियस सी बात है, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन भी जल्दी होगी, बैकवर्ड भी जल्दी होगी, क्योंकि ये एफ की वैल्यू भी गिर जाएगी, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन भी गिर जाएगी। अब इतनी हो गई सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी, पहले फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए कितनी थी? इतनी थी, ये पूरा का पूरा इधर से इधर तक जाना था, अब सिर्फ इतना पोर्शन ही कवर करना है। और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए पहले इतनी थी एनर्जी एक्टिवेशन, जबकि अब सिर्फ इतनी है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों ही क्या होती हैं? इंक्रीज हो जाती हैं। क्या सबको समझ में आ गई बात? जल्दी से बोलो। तेरा नाम क्लियर है? अच्छा भाई सुनो, बातें मत करो, जो भी अपने घरों पे बातें कर रहे हो आपकी आवाजें आ रही है, ठीक है? आप अपना माइक म्यूट करो। चलो, ये मैंने माइक आपका ऑन इसलिए रखा है जिससे अपने बीच में संवाद हो पाए, अपन लोग बातें कर पाए, है ना बेटा? चलो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, नोट्स तो आपके पास सारे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये था क्या? इक्विलिब्रियम के बारे में। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम डायनेमिक होता है, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है, इक्विलिब्रियम पर क्या क्या चीजें चेंज नहीं होती हैं, ठीक है बेटा? कोई बात नहीं, जिसका ऑन नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, अब एक टर्म पे अपन आते हैं जिस टर्म को बोलते हैं फिर इक्विलिब्रियम होमोजीनस होते हैं, हेट्रोजीनस होते हैं, वो सब थ्योरेटिकल पोर्शंस है ना। होमोजीनस मतलब सब सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट एक ही फेज में हो, हेट्रोजीनस मतलब जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट अलग अलग फेज में हो, या दो रिएक्टेंट है अलग अलग टाइप के, दो अलग अलग फेज में, तो उसको बोलेंगे हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम, ठीक है? खैर, अब एक शब्द आता है जिसको कि हम बोलते हैं एक्टिव मास। एक शब्द आता है जिसको बोलते हैं एक्टिव मास। एक्टिव मास क्या होता है? एक्टिव मास का मतलब होता है डेंसिटी, या एक्टिव मास का मतलब बोल दो तो मोलैरिटी। एक्टिव मास का मतलब आप बोल सकते हो मोलैरिटी या कंसंट्रेशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए बिल्कुल इस शब्द का प्रयोग आप कर सकते हो, एक्टिव मास बराबर मोलैरिटी। अब आपको पता है मोल मोलैरिटी बराबर क्या होता है? मोल पर लीटर बोल सकते हैं, ये बराबर होता है मोल पर लीटर। या मोलैरिटी के लिए क्या बोल सकते हैं अपन? ग्राम मोल पर लीटर, क्योंकि मोल को ग्राम मोल भी तो बोलते हैं बेटा, ग्राम मोल पर लीटर। या ग्राम मॉलिक्यूल भी तो बोलते हैं, एक मोल मॉलिक्यूल को ग्राम मॉलिक्यूल बोलते हैं कि नहीं बोलते बेटा? तो ग्राम मॉलिक्यूल पर लीटर, करेक्ट है। इसके अलावा अपन क्या बोल देते हैं बेटा? मैं जरा आपको म्यूट कर देता हूँ, बिकॉज आवाजें आ रही हैं इधर उधर से और मैं नहीं चाहता डिस्टर्बेंस हो। म्यूट ऑल। ओके, चलो अब आप चैट में लिखना जो भी लिखना है ना। तो ग्राम मॉलिक्यूल पर लीटर हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं अपन? कंसंट्रेशन लिख सकते हैं इसकी जगह। क्या लिख सकते हैं? कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हैं। ये सब एक्टिव मास के लिए शब्द है ना। एक्टिव मास के लिए मोलैरिटी, मोल पर लीटर, ग्राम मोल पर लीटर, ग्राम मॉलिक्यूल पर लीटर, कॉन्सेंट्रेशन, या साइन कुछ ऐसे बना देते हैं डिब्बो, ठीक है ना। ये भी क्या दिखाता है? कंसंट्रेशन ही दिखाता है, ठीक है बच्चों। या अपन N/V लिख देते हैं, where N is number of moles and V is volume in liters। आई होप सो सब लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, किसी को उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है बेटा?
जल्दी से बोलो, क्या सबको बात समझ में आ गई है? आ गई है ना? कैपिटल एम द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो कि मोलैरिटी को करते भी हैं। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, एक्टिव मास होता क्या है? हमको पता है पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है। क्या होता है? एनआरटी होता है। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ पीवी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई एम आर टी, डब्ल्यू बाई एम आर टी, ठीक है। और डब्ल्यू बाई वी यदि कर दूं इसको मैं, तो दिस विल बिकम इक्वल टू पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी से एक्टिव मास निकाल सकते हैं। और भी एक तरीका है खैर निकालने का, मोलर कंसंट्रेशन से निकालते हैं। अच्छा रुको, मोलर कंसंट्रेशन से, मोलर कंसंट्रेशन क्या होता है? वो होता है नंबर ऑफ मोल्स एक्टिव मास बराबर मोलर कंसंट्रेशन, मैंने बोला बेबी है ना, मोलर कंसंट्रेशन। और मोलर कंसंट्रेशन क्या होता है? एन बाई वी होता है। और एन बाई वी क्या होता है? डब्ल्यू बाई एम वी होता है। डब्ल्यू बाई वी क्या होता है? डेंसिटी होता है। एम क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, जहां पे डेंसिटी किस में है? ग्राम पर लीटर में, ग्राम पर लीटर में है डेंसिटी। सो दिस बिकम्स इक्वल टू एक्टिव मास। क्या सबको बात समझ में आई बेटा? देखो एक्टिव मास बराबर मोलर कंसंट्रेशन, और मोलर कंसंट्रेशन n बाई वी के बराबर होता है, वेयर n इज नंबर ऑफ मोल्स एंड v इज वॉल्यूम इन लीटर्स, वॉल्यूम इन लीटर्स। अच्छा, नंबर ऑफ मोल w बाई वी के बराबर होता है, और w बाई वी सॉरी w बाई m के बराबर होता है। अब w बाई वी क्या हो जाएगा? डेंसिटी, वेट अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी होता है, तो डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट बराबर एक्टिव मास हो जाएगा। क्या सबको समझ में आ गया है बेटा? आप चैट में लिख सकते हो, ठीक है? क्लियर है सब लोग को? ओके, वेरी गुड। अच्छा, बोर्ड के इस तरफ में उसका थोड़ा सा पोर्शन और बता देता हूँ इसी का, है ना। अब आप सोचो, फॉर सॉलिड, फॉर सॉलिड्स एंड प्योर सॉलिड, फॉर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड, और प्योर लिक्विड के लिए फॉर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड रो डज नॉट चेंज, रो डज नॉट चेंज, क्योंकि वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है बेटा। डेंसिटी कहाँ चेंज होती है? डेंसिटी तो कैसी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ना बेटा डेंसिटी। तो डेंसिटी चेंज नहीं होती है। क्या चेंज नहीं होती है? डेंसिटी चेंज नहीं होती है। क्या ये बात सबको क्लियर है बच्चों? क्या चेंज नहीं होती बेटा? डेंसिटी चेंज नहीं होती है। देयरफॉर चूंकि सॉलिड के लिए और प्योर लिक्विड की डेंसिटी चेंज नहीं होती है, मॉलिक्यूलर वेट तो वैसे भी चेंज नहीं होता मॉलिक्यूल का, मॉलिक्यूलर वेट तो वैसे भी सेम रहता है। तो डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट सेम रहा, तो एक्टिव मास क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। किसके लिए? सॉलिड के लिए और प्योर लिक्विड के लिए एक्टिव मास कांस्टेंट होता है। लेकिन गैसेस की जो डेंसिटी होती है वो चेंज हो जाती है, या जो सॉल्यूशंस होते हैं उनकी डेंसिटी जो होती है वो चेंज हो सकती है, ठीक है। तो चूंकि उनकी डेंसिटी में परिवर्तन हो सकता है, तो उनका एक्टिव मास हम 1 नहीं लेते, उनका एक्टिव मास हम 1 नहीं लेते। एक्टिव मास पे और भी पेपर की जा सकती है, लेकिन मैंने बोला अपन रिवीजन कर रहे हैं और नीट बेस चल रहे हैं, तो बस इतनी बात आपको पता होनी चाहिए थी एक्टिव मास के बारे में। मिटा दूं बेटा मैं इसको? ओके बच्चों, इसके बाद में जल्दी से एक बात करते हैं, और वो है कि अच्छा ठीक है, इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, ये बात थोड़ी सी देखने योग्य। अच्छा, एक्टिव मास तो हो गया है, और इसमें मैं आपसे यदि बोलूं तो 8.5 ग्राम। ओके, एक ऐसे छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं कि एक कंटेनर है जिसमें 8.5 ग्राम अमोनिया गैस है ना, अमोनिया गैस है, और कंटेनर का वॉल्यूम 2 लीटर है। फाइंड एक्टिव मास, फाइंड एक्टिव मास, ठीक है ना बेटा। और एक ले लेता हूँ इधर, इसमें ले लेता हूँ वाटर, कितना? 2 लीटर, फाइंड एक्टिव मास। और ये एक इधर ले लेता हूँ, और इसमें ले लेता हूँ NaCl सॉलिड कंटेनर 5 लीटर, और इसके मोल ले लेता हूँ मैं 1 मोल, इसका मोल लेता हूँ 1 मोल। इसका एक्टिव मास क्या होगा? इसका एक्टिव मास क्या होगा, और इसका एक्टिव मास क्या होगा? अब सोचो बेटा, पहले वाले का एक्टिव मास, गैस भरी हुई है, 8.5 ग्राम अमोनिया है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे अमोनिया के? N by V, where volume is in liters, यही होता है एक्टिव मास। नंबर ऑफ मोल कितना होगा? 8.5 डिवाइडेड बाई 17 इंटू 1/2, सो 1/4, तो बराबर कितना हो जाएगा? 0.25 हो जाएगा एक्टिव मास,
ठीक है बेटा, तो पहले क्वेश्चन का एक्टिव मास कितना हुआ 0.25। दूसरे क्वेश्चन का एक्टिव मास क्या हुआ, तुम लोग बता सकते हो दूसरे क्वेश्चन का एक्टिव मास क्या हुआ? कोई नहीं बोल रहा है, बोलो बेटा, कोई तो आंसर दो। दूसरे क्वेश्चन का 2 लीटर वाटर लिया, एक्टिव मास क्या होगा? ओके, दृष्टि ने आंसर दिया, ओके हिमांशु ने आंसर दिया, सही है बेटा, सही है। यशराज का भी आंसर सही है, हिमांशु का भी आंसर सही है। एक्टिव मास 1 होगा क्योंकि प्योर लिक्विड है बेटा, प्योर लिक्विड है तो उसका काय का एक्टिव मास, उसका एक्टिव मास क्या होता है 1 होता है। अच्छा, इसका कंसंट्रेशन निकाला क्या तुम लोगों ने? NaCl सॉलिड 1 मोल था 5 लीटर कंटेनर में, इसका कितना है? NaCl 1 मोल था सॉलिड स्टेट में 5 लीटर कंटेनर में, हाँ कितना आया 1, क्योंकि सॉलिड था, सॉलिड था तो एक्टिव मास तो 1 ही आना है। क्लियर है बात बेटा, सॉलिड था तो क्या होगा, एक्टिव मास 1 ही आएगा। तो इसका भी जो एक्टिव मास आएगा, इसका एक्टिव मास पूछा था तो 1 ही आएगा, सिंस NaCl is present in solid form, in solid form। क्या भाषा होती है कि इसका एक्टिव मास में निकालता, यही एक और क्वेश्चन बना देता हूँ। वो कहता है यहाँ पर NaCl solution 1 मोल NaCl in 5 लीटर कंटेनर। एक सेकंड रुकना बेटा, 1 मोल NaCl in 5 लीटर कंटेनर। हाँ बेटा, तो क्या बता रहा था मैं आपको बता रहा था एक्टिव मास के बारे में, है ना। तो आई सपोज दैट इधर बोला उसने 1 मोल NaCl इन 5 लीटर, 1 मोल NaCl सोल्यूशन, अब उसने सोल्यूशन बोल दिया तो अब 1/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एक्टिव मास होगा वो होगा 1/5 इज इक्वल्स टू 0.2 m। क्लियर है बेटा, चारों सवाल में आपका एक्टिव मास का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और इससे पहले थ्योरेटिकल भी मैंने आपको क्लियर करा दिया था। अब मैं इस पूरे को मिटा देता हूँ, आपने नोट्स बना ली तो अच्छी बात है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो और इसका वो मेरे को बना करके आप PDF दे सकते हो, है ना। चलो, अब इसके बाद में हम लोग यदि आगे बढ़े तो एक्टिव मास से एक होता है बेटा लॉ ऑफ मास एक्शन और लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ मास एक्शन और लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। पर उससे पहले मैं आपको थोड़े ग्राफ बता दूं, इनिशियली बतानी चाहिए थी, सॉरी भूल गया था। वो ऐसा था जैसे कि ये रिएक्शन हो रही है बेटा, है ना, इक्विलिब्रियम कब दर्शाता है, ये देखो यूं आया, यूं आया, और रिएक्शन हो रही है, A गिव्स B दे रहा है, ठीक है, और यहाँ पर उसने लिखा है रेट ऑफ रिएक्शन, और या यहाँ पर लिखा है उसने कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, और यहाँ पर लिखा है टाइम, यहाँ पर लिखा है टाइम, ठीक है ना। तो क्या ये इक्विलिब्रियम दिखा रहा है बेटा, A गिव्स B, तो ये समय के साथ कम हो रहा है, मतलब ये A हुआ, और ये समय के साथ तो ये B हुआ, तो क्या ये इक्विलिब्रियम दिखा रहा है? बिल्कुल, ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आ गया है, ये वो पॉइंट है जिस पर इक्विलिब्रियम आ गया है, ठीक है बेटा। अच्छा, अब एक और चलते हैं, क्या ये इक्विलिब्रियम दिखा रहा है? क्या यदि यहां पर कॉन्सेंट्रेशन कर दूं, क्या ये इक्विलिब्रियम दिखा रहा है? यस, ये भी दिखा रहा है, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ A हैज बिकम कांस्टेंट, concentration of A has become constant after this time and concentration of B has also become constant after this time। तो चूंकि बेटा कंसंट्रेशन इनके कांस्टेंट हो गए, A का भी कांस्टेंट हो गया, B का भी कांस्टेंट हो गया, मतलब इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन बराबर हो ये कतई जरूरी नहीं है, वो इधर हो गया बाय डिफॉल्ट, मतलब इसको आप मना नहीं कर सकते, ऑल्दो ये काफी ज्यादा रेयर बात है कि ऐसा हो, सच बोले तो, क्योंकि इसके कई मायने निकलेंगे। इसके मायने ये निकलेंगे कि कंसंट्रेशन बराबर था, इसका मतलब गिव्स फ्री एनर्जी और रिएक्टेंट प्रोडक्ट सेम थी। अब ऐसा कैसे पॉसिबल होगा जबकि रिएक्टेंट अलग चीज है, प्रोडक्ट अलग चीज है, और दोनों की गिव्स फ्री एनर्जी सेम कंसंट्रेशन पे सेम हो? समझ रहे बात को? तो ये ग्राफ देखने में अच्छा है, लेकिन ये काफी ज्यादा रेयर ग्राफ है, पर आइडियली कोई मना नहीं कर सकता आपको, क्योंकि कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया A का और B का यहाँ पर। ये भी बेटा ग्राफ करेक्ट है, क्योंकि कंसंट्रेशन A B का कांस्टेंट हो गया। अब जैसे कि मैं इस ग्राफ को कुछ यूं ले लूं, तो क्या ये इक्विलिब्रियम का ग्राफ हो सकता है? क्या इज इट पॉसिबल कि ये इक्विलिब्रियम का ग्राफ हो? क्या ये पॉसिबल है कि ये इक्विलिब्रियम का ग्राफ, जल्दी बोलो बेटा, क्या ये पॉसिबल है ये इक्विलिब्रियम का ग्राफ हो, यदि यहाँ पर कंसंट्रेशन है और यहाँ पर टाइम है? क्या ये पॉसिबल है? और ये पॉइंट A है मान लो,
अब दो चीजें कोई पूछ सकता है आपसे, क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है? बिल्कुल ही पॉसिबल है, क्यों नहीं है पॉसिबल? 100% पॉसिबल है। ये बस तुम्हें ग्राफ थोड़ा क्लियरली दिखा दूं, कुछ ऐसे हो गया और कुछ थोड़ा सा ऐसे हो गया, ठीक है। अब कोई आपसे ये पूछे कि क्या, अब कोई तुमसे ये पूछे कि क्या जो ए है यहाँ पर, ए पॉइंट पर क्या इक्विलिब्रियम आया है? नहीं भाई, ए पे नहीं आया, इस समय आया इक्विलिब्रियम। समझ रहे बात को? ए पॉइंट पे इक्विलिब्रियम नहीं आया, इस समय आया। कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट हो गया ना, ये हो सकता है, ये तो पॉसिबल है ना किसी रिएक्शन में, इसमें क्या दिक्कत है? किसी भी रिएक्शन में ये बात पॉसिबल है कि जब इक्विलिब्रियम आए उस समय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो, प्रोडक्ट का ज्यादा हो। ये ऐसा हो सकता है ना, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो, प्रोडक्ट का ज्यादा हो, सिंस प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, उसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी इक्विलिब्रियम दिखा रहा है, ठीक है ना। अब एक और ले लेते हैं, इसको कर देता हूं मैं कंसंट्रेशन, और इस ग्राफ को यूं कर देता हूं, और इस ग्राफ को यूं कर देता हूं, ठीक है। इसको बोल देता हूं कंसंट्रेशन ऑफ ए, और इसको बोल देता हूं कंसंट्रेशन ऑफ बी, और ये बोल देता हूं टाइम को। ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि ए गिव्स बी में ए और बी दोनों का कंसंट्रेशन समय के साथ में बढ़े, ये पॉसिबल नहीं है। दोनों घट नहीं सकता, दोनों बढ़ नहीं सकता, एक बढ़ेगा एक घटेगा। आई होप सो सब लोग को बात समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है बेटा, क्लियर रहती बात आप लोग को? तो ये चारों ग्राफ आप सबको पल्ले पड़ गए होंगे, ठीक, ओके। चलो मैं इसको मिटा दूं, यदि आप लोग कहेंगे तो मिटा देंगे, ठीक है, ओके डन। इसके बाद में मैं आता हूं एक और एस्पेक्ट पे, और वो एस्पेक्ट क्या है? एक्टिव मास मैंने आपको पढ़ा दिया था, है ना। अब मैं आपको बताता हूँ लॉ ऑफ मास एक्शन और लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। गुलबर्ग और वेग ने दिया था, लोमा बोलते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन, गुलबर्ग और वेग ने दिया था, खैर वो इंपॉर्टेंट नहीं है नाम। वो कहता है, ये कहता है कि केमिकल रिएक्शन is directly, it states that the rate of chemical reaction is directly proportional to the product of active mass of reacting substances raised to the power their stoichiometric coefficient। ये तो भाषा हुई। अब ले लेते हैं a plus b या Na plus Mb gives me product, gives me product, करेक्ट है बेटा। कोई भी रिएक्शन हो, उसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की जो रेट है, जब कुछ नहीं दिया रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, तो अपन फॉरवर्ड के बारे में सोचेंगे, वो इनके कंसंट्रेशन पे 100% डिपेंड करेगी। ये तो लॉजिकल बात है कि कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, है ना, क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो टक्कर ज्यादा होगी, टक्कर ज्यादा होगी तो रिएक्शन ज्यादा होगी। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, कोई डिनाई नहीं कर सकता। पर एक एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग है, रेज टू द पावर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, वो n लगा दिया मैंने, ठीक है ना, वो n लगा दिया, रेज टू द पावर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और इधर लिख दूंगा b टू द पावर m, करेक्ट है। अब आप 12th में एक चैप्टर पढ़ोगे केमिकल काइनेटिक्स, तो आपको कंफ्यूजन होगा इस बात से कि वहां तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल निकालते हैं, जबकि यहाँ पर अपन ने डायरेक्टली रेज टू द पावर n लिख दिया है। जब काइनेटिक्स पढ़ोगे आप अभी 12th में, तो आपको क्या होगा, वहां पे आप n नहीं लिखोगे, वहां पे x और y लिखोगे, मतलब ये n और m नहीं लिखोगे। वो n और m हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, और मोस्टली तो नहीं होता, तो x और y होगा, या ये कह दो हो सकता है नहीं हो सकता, मोस्टली क्या होगा, उसका जनरलाइज कोई स्टेटमेंट नहीं देते, है ना। ये x और y होगा, और x और y n और m के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ तो हम ऐसा नहीं करते केमिकल इक्विलिब्रियम में, तो क्यों नहीं करते? क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम में हम हर रिएक्शन को एलिमेंट्री रिएक्शन मान के चलते हैं, और एलिमेंट्री रिएक्शन की जो स्टोइचोमेट्री होती है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिनोट करता है। खैर ये बात आपको अभी अभी आप 12th में आए तो नहीं आई होगी समझ में, लेकिन मैंने फिर भी बता दी है, जिससे कि जब भी आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ सर ने एक बार ऐसा कुछ बोला था हमसे, ठीक है ना, इसलिए बोल दिया है। मैं बिल्कुल भी क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, जिसने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लिया है उसको समझ में आ जाएगा, है ना। खैर सो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a की पावर n b की पावर m, फिलहाल तो यही है ना। तो अब रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, है ना। अब मान लो तुम्हारे पास कुछ प्रोडक्ट बना, आई होप सो इतनी बात सबको क्लियर है ना। अब मान लो तुम्हारे पास कुछ प्रोडक्ट बना, तो इधर है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज रेज टू द पावर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, रेज टू द पावर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या ये स्टेटमेंट सबको समझ में आ गया? द रेट ऑफ रिएक्शन, वेरी लॉजिकल ना, वेरी लॉजिकल, कि ए और बी के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन ज्यादा टक्कर ज्यादा, टक्कर ज्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा, ठीक। So rate of reaction directly proportional to concentration of A to the power stoichiometric coefficient, concentration of B to the power stoichiometric coefficient. Product of concentration of reacting species,
प्रोडक्ट ऑफ concentration of reacting species to the power stoichiometric coefficient. This is rate of reaction directly proportional. अब चलो इसको ऐसा करता हूं, मैं पूरी क्वेश्चन लिख देता हूं, Na plus Mb and that gives me x xc plus yd. तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगी? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगी तो तुम लोग समझ गए होगे, विल बी इक्वल टू के एफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट एन एंड एम। ठीक है बेटा, ये के क्या हो गया? इस रेट ऑफ रिएक्शन इधर प्रोपोर्शनलिटी निशान हटाते तो के आ जाता। अब चूंकि फॉरवर्ड जा रही है तो हमने रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन लिख दिया, ए की पावर एन और बी की पावर एम। ठीक, अब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगी? सो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू के बी, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। और अब क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट सी और डी है, तो डिब्बो बनाओ, उसमें लिखो सी और डी टू दी पावर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इधर x है और इधर y है। एंड एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वही बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होता है। ठीक है ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहां से ग्राफ आता है कि यदि इक्विलिब्रियम है और यहाँ लिखा है रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये एक मात्र ग्राफ है जिस पर कि इक्विलिब्रियम दिख रहा है। यदि कोई यहाँ पर ये बोल देगा कि ये वाला ग्राफ रेट ऑफ रिएक्शन के साथ पॉसिबल है, तो नहीं, क्योंकि इसमें रेट ऑफ रिएक्शन कभी सेम ही नहीं आया फॉरवर्ड और बैकवर्ड का। इफ दिस डिनोट्स फॉरवर्ड एंड दिस डिनोट्स बैकवर्ड रिएक्शन, तो कभी रेट सेम ही नहीं आया, तो ये वाला ग्राफ नहीं हो सकता, ये वाला ग्राफ नहीं हो सकता। यदि यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन लिखा है और यहाँ पर टाइम लिखा है और यहाँ पर टाइम लिखा है और यहाँ पर टाइम लिखा है, ये एक मात्र ग्राफ है जो कि दिखाएगा इक्विलिब्रियम को। जबकि यही कंसंट्रेशन के साथ होता है तो वेरियस ग्राफ्स अलग अलग हो सकते हैं। क्या बात क्लियर हो गई बेटा सब लोगों को? क्योंकि कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, लेकिन सेम हो जाता है ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये लॉजिकल है। ठीक बेटा, चलो, क्योंकि गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दैट इज व्हाई डेल्टा जी बिकम्स इक्वल टू 0। सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं? यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन है के एफ ए की पावर सी की पावर, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का गया ए की पावर एन और बी की पावर m इज इक्वल्स टू के बी सी की पावर x और d की पावर y। करेक्ट है? आई सपोज दैट इट इज करेक्ट। सो kf अपॉन kb यदि मैं लिखूं तो इसको मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k लिख दूंगा, k इक्विलिब्रियम लिख दूंगा kf अपॉन kb को, एंड दैट बिकम्स इक्वल्स टू c का कंसंट्रेशन का पावर x, d का कंसंट्रेशन का पावर y अपॉन A का कंसंट्रेशन का पावर n और B का कंसंट्रेशन का पावर m। चमका? सिंपल है बेटा। सो kf अपॉन kb इज इक्वल टू k इक्विलिब्रियम, C का कंसंट्रेशन पावर x, D का कंसंट्रेशन y और A का n और B का m। क्लियर? ठीक है ना बेटा? तो ये हो गया एक्सप्रेशन एक सिंपल, जिसमें रेट कांस्टेंट, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन होता है। अब मैं इसको मिटाऊंगा, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, बस मैं अब इसको मिटा देता हूँ। ठीक है ना बेटा? चलो, और अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, अब अच्छा दिखेगा। आई सपोज दैट की बात सब बच्चों को क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है ना? मैं इस साइड का बोर्ड थोड़ा इस्तेमाल करूंगा। चलो, अब और थोड़ी बात करते हैं। देखो बेटा, इसके बाद यदि बात करें अपन तो मैंने आपको क्या बताया, के बराबर के इक्विलिब्रियम बराबर रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। डायरेक्ट सवाल हो सकता है, सपोज वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर 4 × 10⁻⁵
है ना। यूनिट अभी नहीं लिख रहे क्योंकि वो डिपेंड करेगी। और रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, बराबर 3 इंटू 10 की पावर -3, है ना। यूनिट नहीं लिख रहे, डिपेंड करती है क्या है, रिएक्टेंट कितने हैं, प्रोडक्ट कितने हैं उस पर। अब फाइंड वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम, फाइंड वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम। फॉरवर्ड के लिए कितना है, 4 इंटू 10 की पावर -5 है। बैकवर्ड के लिए कितना है, 3 इंटू 10 की पावर -3 है। सो दैट बिकम्स इक्वल्स टू 4/3 इंटू 10 की पावर -2। कोई रॉकेट साइंस की एकदम सरल सी बात थी, सब बच्चों को समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा। अब चूंकि रिवीजन के हिसाब से हम चल रहे हैं, तो क्या होता है, दो टर्म होते हैं, केपी होता है और एक केसी होता है। तो केपी क्या होता है, रेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन। ये होता है क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता है। केपी का मतलब होता है कि इट इज के इक्विलिब्रियम ओनली, बट द एक्टिव मास इज मेंशन्ड इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। इट इज equilibrium constant, it is equilibrium constant, but rate constant is mentioned. It is equilibrium constant only, but active mass is mentioned in terms of it is equilibrium constant, but active mass is mentioned in terms of partial pressure, while writing law of mass action। ठीक है बेटा। अभी राजा केसी क्या है, active mass is written in form of concentration, active mass is written in form of concentration, that is molarity and all। ठीक है बेटा, molarity and all। ओके, मिटा दूं बच्चों इसको मैं, यदि आपने लिख लिया हो तो। केपी और केसी क्या है, इट इज नॉट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। It is equilibrium constant when the active mass is mentioned in terms of partial pressure, and here active mass is mentioned in terms of molarity while writing the LOMA, जब हम law of mass action लिखते हैं। ठीक है बेटा। हाँ, मैंने नोट्स में बिल्कुल ये सब कुछ लिखवाया है और अच्छे से लिखवाया है बेटा। जब डिटेल में पढ़ाया तो बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया। अभी मैं रिवीजन के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, यदि उतने डिटेल में पढ़ाऊंगा तो आपको ही पता है आपके समय का नुकसान होगा और ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो आपको कॉपी कौन सी यूज करनी है, जो मैंने क्लास में पढ़ाई है वो वाली, है ना बेटा, जो डिटेल में पढ़ाया पूरा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये बेसिकली इस साल नीट दे रहे हैं जो बच्चे, उनके काम भी आ जाएगा, वो लोग जल्दी जल्दी अपना रिविजन कर सकते हैं। चलो फिर आगे बढ़ते बच्चों, है ना, और तुम लोग के नेक्स्ट ईयर काम आ जाएगा। तो अपन बात कर रहे थे क्या, रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी बात करते हैं ना। व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी। सो यू नो दैट केपी इज इक्वल्स टू होता है केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी, एंड आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल ऑफ दैट। ठीक है ना, कि कैसे ये डिराइव करते हैं, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है सच, और मैंने डिराइव करवा भी दिया आपको। केपी बराबर केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी, and R is gas constant and T is what is T? T is temperature in terms of Kelvin। ठीक है ना, टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ केल्विन। आई सपोज दैट सब लोग इस बात को समझ गए होंगे। आर की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे, 0.0821 इन टर्म्स ऑफ केपी इज इक्वल्स टू क्या होता है, यूनिट अपन लिख सकते हैं ना, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी से यहाँ पे यूनिट आ जाएगी। ठीक है ना, उसमें अपन टाइम वेस्ट तो नहीं करें ना, ये पता है एटीएम लीटर में होगा, ये पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है ना, एटीएम लीटर में आएगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो लिख ही दूं क्या, पीवी इज इक्वल्स टू होता है एनआरटी, तो एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन, एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। यदि ये बार में होता तो 0.0831 हो जाता, यदि ये जूल में होता तो 8.314 हो जाता, यदि ये कैलोरी में होता तो 2 हो जाता। क्लियर है बेटा। यदि ये बार में होता तो 0.0831 हो जाएगा, बार में 0.0831 हो जाएगा, जूल में 8.31 हो जाएगा, कैलोरी में 2 हो जाएगा, डायन में 8.14 into 10 की पावर 7 और समथिंग लाइक दिस हैपेंस। ठीक है ना,
खैर वो इतना काम का नहीं है यूनिट, लेकिन ये बेसिकली अपन को ये सब पता होना चाहिए। टेम्परेचर सदा केमिस्ट्री में केल्विन में ही लेना है ना, जब भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर पुट करोगे केल्विन में ही लेना। ठीक बेटा, अब सुनो, यदि डेल्टा Ng की वैल्यू जो है वो 0 है, तो एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो Kp बराबर क्या हो जाएगा, Kc हो जाएगा। इस पे बहुत क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन पूछेगा किस में बराबर है, H2 + I2 गिव्स मी 2HI, सब गैस। तो डेल्टा Ng क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। गैसियस प्रोडक्ट के मोल 2 हैं और रिएक्टेंट के 1 + 1 2 है, तो 2 - 2 = 0। सो इस रिएक्शन पे ही लागू हो जाएगा। डेल्टा Ng यदि ग्रेटर देन 0, यदि ग्रेटर देन 0 है, जैसे कि N2 ग्रेटर देन 0 मतलब 2 अमोनिया ले लेता हूँ यहाँ पे, या और सिंपल ले लेता हूँ, PCl5 गिव्स मी PCl3 + Cl2। अब यहाँ पर डेल्टा Ng 1 है, तो Kp बराबर क्या हो जाएगा, Kc RT की पावर 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर Kc इंटू समथिंग है, तो देयरफॉर हम बोलेंगे Kp इज ग्रेटर देन Kc। और ये लॉजिकल बात है कि RT की वैल्यू जो है जनरली 1 से बड़ी ही आएगी, नहीं तो कोई कल के दिन बोल सकता है सर 1 से छोटी आ जाए, वो भी मैं ले लूंगा इसको, लेकिन वो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल सी बात होती है। कुछ लोग बुक्स में या पढ़ाते हुए कर देते हैं कि RT की वैल्यू यदि 1 से छोटी आ गई तो इसका रिवर्स हो जाएगा। प्रैक्टिकली सब बकवास चीजें हैं वो, क्योंकि इतना लो टेम्परेचर फिर क्रिएट हो जाएगा, उस लो टेम्परेचर पर रिएक्शन ही होना बंद हो जाएगी, तो काहे का इक्विलिब्रियम डायनेमिक प्रोसेस ही खत्म हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा वो कब होगा। खैर नॉर्मली अपन को यही लिखना है, डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 तो Kp ग्रेटर देन Kc, और डेल्टा Ng इफ लेस देन 0। फॉर एग्जांपल मान लो तुमने क्या किया, कोई रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ मोल कम हो रहे हैं, जैसे कि 2NO2 आपने ले लिया और उसको डाइमराइज करके N2O4 बना लिया, तो यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पर क्या होगा, Kp विल बी लेस देन Kc हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब बुक्स में क्या करते हैं वो ऐसा बोल देता है कि इफ सपोज, स्पेशल केस लगा के बोल देता है, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा कहीं पे, RT की पावर डेल्टा Ng। ये कुछ डिस्ट्रक्टिव माइंड जो मैथमेटिक्स खेलते हैं ना, जो केमिस्ट्री नहीं आती, फिजिक्स में भी ऐसे ही करते हैं, फिजिक्स नहीं आती मैथ्स खेलते रहते हैं पूरे टाइम बैठ करके। तो द थिंग इज दैट वो इस टाइप की बातें जरूर करेंगे आपसे कि यदि मान लो कभी ऐसा हुआ कि RT की वैल्यू 1 आ गई, तो Kp बराबर Kc हो जाएगा, डेल्टा Ng की वैल्यू कुछ भी क्यों ना हो। अब बेटा RT की वैल्यू 1 आने के लिए टेम्परेचर 1/R के बराबर होना चाहिए, केल्विन, क्योंकि RT की वैल्यू टेम्परेचर 1/R करेंगे, R से R मर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/0.0821 केल्विन, और ये 12.18 केल्विन आता है। अब तू सोच यार, इस टेम्परेचर पे कौन सी रिएक्शन होगी, 12.18 केल्विन पे कौन सी रिएक्शन होगी, एक्टिव एनर्जी नहीं होगी रिएक्शन करने के लिए, मॉलिक्यूल अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं, सब सॉलिड स्टेट में बना रहेगा, एक्टिव मास 1 ही रहेगा उस समय, तो Kp बराबर Kc ही रहेगा। तो वो क्या प्रैक्टिकल बात है, क्या वो केमिस्ट्री की बात हो रही है, नहीं हो रही है, सिर्फ एक मैथमेटिकल ऑपरेशन कर दिया गया, बकवास चीज। ठीक है बेटा, तो मैं उसमें और नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो कल के दिन वो और ज्यादा गिर जाए, बोले कि इसकी वैल्यू 1 से भी छोटी आ जाए, तो फिर सब रिवर्स हो जाएगा, बकवास पूरा कंसेप्ट। ठीक है ना, आई सपोज दैट सबको बात समझ में आ गई है, Kp बराबर Kc RT की पावर डेल्टा Ng वाला कंसेप्ट समझ में आ गया। और डेल्टा Ng का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है बेटा, अब चलो इसको जल्दी से लिखो, फिर मैं आपको एक बात और बताता हूँ। अब सुनो, अब ये आता है कि क्या कब अपन Kp लिख सकते हैं, कब Kc लिख सकते हैं, कब दोनों लिख सकते हैं। तो Kp कब लिखते हैं, जब पार्शियल प्रेशर होता है, Kc कब लिखते हैं, जब कंसंट्रेशन होता है। ठीक है ना, अब देखो, यदि मेरे से कोई बोले कि एक रिएक्शन उसने दे दी मेरे को, CaCO3 गिव्स मी CaO + CO2, इसके लिए Kp लिख सकते हैं कि Kc लिख सकते हैं, ये गैस है, ऑफ कोर्स ये सॉलिड है और ये सॉलिड है, तो इसके लिए Kc तो लिख सकते, Kp तो लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गैस है, तो गैस का पार्शियल प्रेशर होगा। Kc लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि गैस के मोल्स हो गए और किसी वॉल्यूम में होगा तो कंसंट्रेशन भी हो सकता है, तो इसके लिए Kp Kc दोनों लिख सकते हैं। Kp भी लिख सकते हैं और Kc भी लिख सकते हैं, क्योंकि गैस के मोल पर लीटर, मान लो ये कंटेनर के अंदर रिएक्शन चल रही है, कंटेनर 5 लीटर का है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन, तो अपन Kc भी लिख सकते हैं, Kp भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर डेल्टा N की वैल्यू कितनी है, 1 के बराबर है। अब सोचा जाए तो डेल्टा N की वैल्यू कितनी है, 1 के बराबर है, तो Kp बड़ा Kc RT हो जाएगा। और एक्सप्रेशन दोनों के लिए क्या आएगा, यदि Kp का एक्सप्रेशन लिखोगे तो Kp का एक्सप्रेशन आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2।
हालांकि ये भी पढ़ाया नहीं है तुमको इतना ज्यादा मैंने। तो Kp बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 आ जाएगा, क्योंकि अपन एक्टिव मास की जगह वहां क्या करते हैं, पार्शियल प्रेशर लिखते हैं। लेकिन चूंकि आप रिवीजन कर रहे हो तो आपको फील आ रही होगी। और Kc की जगह क्या लिख दूंगा मैं, कंसंट्रेशन ऑफ CO2। तो इधर लिख दूंगा कंसंट्रेशन ऑफ CO2, बस खत्म, ये हो गया Kp Kc। ये तो एक्टिव मास 1 है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या ये बढ़िया क्वेश्चन समझ में आ गया सब लोग को? Kc Kp दोनों लिख सकते हैं। अब सोचो, यदि मान लो मेरे पास ये एक एस्टर है और किसी ने क्या किया, यहाँ पर जल डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ H+ साइन रखा है इसको, और ऑब्वियसली इधर बन जाएगा CH3COOH प्लस C2H5OH। ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर करा है एसिडिक मीडियम में। ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है। अब उसने पूछा बताओ Kp लिख सकते हैं कि Kc लिख सकते हैं। अब चलो, इसमें एक भी चीज जो है गैस नहीं है, तो Kp नहीं लिख सकते। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, सिर्फ Kc लिख सकते हैं, लेकिन Kp नहीं लिख सकते। और इसका भी जब Kc लिखेंगे तो इसका Kc क्या होगा, इसका कंसंट्रेशन इनटू इसका कंसंट्रेशन अपॉन इसका कंसंट्रेशन अपॉन इसका कंसंट्रेशन। HOH का नहीं लिखते। अब तुम्हें कोई मूर्ख बनाने को बोल सकता है कि HOH यहाँ प्योर स्टेट में है, तो प्योर स्टेट में कैसे यार, पानी इन सब के साथ मिक्स है तो प्योर तो नहीं है। तो ये नहीं होगा कि प्योर स्टेट में। बस ये क्या होता है, HOH एक्सेस में होता है। और यदि कोई चीज एक्सेस में है तो उसका कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, उसका कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। तो चूंकि उसका कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, तो इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये इसका एक्टिव मास नहीं चेंज होगा। तो आप इधर जो है 1 लिख सकते हो। तो वाटर एक्सप्रेशन में नहीं आएगा, वाटर एक्सप्रेशन में नहीं आएगा, क्योंकि वाटर का कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रहा है। यदि मेरी बात समझ में आ गई तो जल्दी से बोल दो हाँ आ गई ये बात समझ में, तो मैं आगे बढ़ जाऊं, क्योंकि वाटर यहाँ पर एक्सेस में। अब इसकी रिवर्स रिएक्शन ले लेते हैं बेटा। यदि मान लो मैं एसिटिक एसिड की रिएक्शन इथाइल अल्कोहल के साथ करा दूं, और यहाँ पर जो है मैं एस्टर बनाऊं, इसकी जस्ट रिवर्स रिएक्शन चल रही है, और यहाँ पर एस्टर बनाया और वाटर बनाया। अब वाटर अब लेंगे, क्योंकि वाटर समय के साथ बढ़ेगा, अब एक्सेस में थोड़ी ना, अब तो वाटर एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। अब तो वाटर एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पर वाटर आपने एक्सेस में लिया था, वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि एक्सेस में क्यों लेना पड़ा। ये बैड लिविंग ग्रुप है, और ये जो है पुअर न्यूक्लियोफाइल है, बेस भी खराब है, इसलिए ब्ला 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 10 टाइप के रीजन आपसे डिस्कस होंगे। लेकिन फिलहाल अपन उसकी टेक्निकलिटी में नहीं जा रहे हैं। अपन को पता है ये एक्सेस में तो कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होगा, लेकिन ये एक्सेस में थोड़ी ना, ये तो यहाँ प्रोडक्ट में बन रहा है। तो चूंकि प्रोडक्ट में बन रहा है ये, तो इसका कंसंट्रेशन तो समय के साथ वेरी करेगा ना। थोड़े समय बाद इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा ना, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी। वंस इक्विलिब्रियम इज अटैच्ड उसके बाद ठीक है, लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन तो कंसंट्रेशन चेंज होगा। अरे बोलो यार, बोलो बात समझ में आ रही है सब लोगों को? एंड देयरफॉर वी विल से दैट कि ये एक्सप्रेशन में आएगा। तो अब जो Kc का एक्सप्रेशन होगा, कंसंट्रेशन ऑफ दिस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ दिस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ दिस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ दिस। सबके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन यदि ये सारे के सारे लिक्विड है बेटा, तो यहाँ पर आप Kc तो लिख सकते हो, लेकिन Kp यहाँ भी नहीं लिख पाओगे। Kp यहाँ भी नहीं लिख पाओगे। मतलब यदि सबडूर सॉलिड है, सबदूर सॉलिड है तो Kp Kc कुछ नहीं लिखोगे, सबदूर सॉलिड है तो Kp Kc कुछ नहीं लिखोगे। यदि एक भी गैस है, यदि एक भी गैस है, यदि एक भी गैस है, सुन रहे हो मेरी बात को, यदि एक भी गैस है तो Kp Kc दोनों लिख सकते हो। और लिक्विड यदि कोई है उस समय, तो वो Kp Kc में मेंशन नहीं होगा उसका कंसंट्रेशन, क्योंकि गैस का ही होगा, सिर्फ गैस का ही होगा, लिक्विड का नहीं होगा। या इसको इतना स्ट्रिक्ट नहीं करते, क्या है कि इतना स्ट्रिक्ट नहीं करते इसको, ऐसा नहीं करते कि गैस का लिक्विड का नहीं होगा, क्योंकि कायदे से थोड़ा डिटेल में पढ़े तो लिक्विड का भी होने लग जाता है। खैर उस स्टेटमेंट को कैंसिल कर देते हैं अपन, ठीक है ना। लेकिन यदि एक भी गैस है तो Kp Kc दोनों हो सकता है, एक भी गैस है तो Kp Kc दोनों हो सकता है, ठीक है बेटा। और यदि सारे लिक्विड है, यदि सारे लिक्विड है तो क्या होगा, एक्वस मीडियम है सारा, तो क्या होगा, सिर्फ Kc होगा, Kp नहीं हो सकता है, Kp नहीं हो सकता। आई सपोज दैट सभी बच्चों को बात समझ में आ गई होगी, ठीक है बेटा। हाँ यशराज, यदि सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ लिक्विड हैं, मतलब एक्वस सॉल्यूशंस हैं, तो आप सिर्फ Kc लिख सकते हो, Kp नहीं लिख सकते, क्योंकि पार्शियल प्रेशर लिक्विड का थोड़ी ना होता, तो गैस का होता है। आई होप सो यशराज बात बेटा समझ में आ गई होगी, और मैंने शुरू में भी बहुत लिखा है तुम लोग को इसके बारे में। चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब मिटा दिया मैंने,
केपी कहाँ लिख सकते हैं, केसी कहाँ लिख सकते हैं, सबको बात समझ में आ गई होगी। जैसे 2 मोल HI को टूटा, मैंने I2 प्लस H2 में तोड़ा, सब गैस है, केपी केसी क्या क्या लिख सकते हैं बताओ। 2HI गिव्स मी H2 प्लस I2, सब गैस है, केपी केसी क्या लिख सकते हैं, जल्दी जल्दी बोलना पड़ेगा। 2HI दोनों, वेरी गुड यशराज, दोनों लिख सकते हैं बेटा, सही है दृष्टि, दोनों लिख सकते हैं बेटा, गैस थी ना, तो गैस है तो दोनों लिख सकते हैं, केपीकेसी दोनों लिख सकते हैं, गैस है ना तो केपीकेसी दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। अब सुन, यदि PCl5 गिव्स मी PCl3 प्लस Cl2, तीनों गैस है, तो केपीकेसी दोनों लिख सकते हैं कि एक ही लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, शाबाश, दोनों लिख सकते हैं, एकदम करेक्ट है, ठीक है। अब तू सोच, मैंने कोई सॉलिड को तोड़ करके एक सॉलिड और एक गैस बना दी, कोई सॉलिड को तोड़ा, अब मेरे दिमाग में एकदम नहीं आ रहा है कोई, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का एक एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूँ। NaNO3 को मैंने तोड़ा NaNO2 प्लस O2 में, NaNO2 प्लस O2 में तोड़ा, तो दोनों लिख सकते हो, केपीकेसी दोनों लिख सकते हो, लेकिन सॉलिड मेंशन नहीं होगा, लेकिन सॉलिड मेंशन नहीं होगा। क्या बात क्लियर है सब लोग को, लेकिन सॉलिड मेंशन नहीं होगा। पर यदि सारे लिक्विड हैं तो सिर्फ केसी लिख सकते हो। बहुत हुआ, बहुत पेपे किया मैंने आपसे और आपको बात समझा दी। अब बेटा एक पॉइंट आता है जिसमें होता है एप्लीकेशन ऑफ के, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के आपने निकाला है उसका एप्लीकेशन क्या है। तो आता है एप्लीकेशन ऑफ के, एप्लीकेशन ऑफ के। तो नंबर 1, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। आपको पता है कि जो के होता है ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, वो के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड होता है। यदि प्रोडक्ट स्टेबल है तो के फॉरवर्ड की वैल्यू ज्यादा होगी, के बैकवर्ड की वैल्यू कम होगी, क्योंकि रेट भाई रिएक्शन फॉरवर्ड ज्यादा जाना चाहिए ना। यदि मान लो प्रोडक्ट स्टेबल है तो चीजें स्टेबिलिटी की ओर बढ़ती है ना, तो के की वैल्यू जो है स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट को दर्शाएगा क्या, एप्लीकेशन ऑफ के। मतलब यदि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के की वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब के एफ की वैल्यू के बी से कहीं ज्यादा है, तभी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो मतलब प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल। सो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट के इक्विलिब्रियम ग्रेटर, जितना ज्यादा के इक्विलिब्रियम बड़ा होगा प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। मान लो मेरे पास 2x हो, है ना, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। जैसे मान लो मैंने A प्लस O हाफ O2 और A प्लस O2 करके बनाया AO और AO2, करेक्ट है। और मैंने इसके लिए लिखा K और इसके लिए लिखा K1 और ये K2, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 15 और इसकी वैल्यू 8 इंटू 10 की पावर माइनस 14। तो कौन सा ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है, विच ऑक्साइड इज मोर स्टेबल, जिसकी के की वैल्यू बड़ी होगी, क्योंकि प्रोडक्ट ऑक्साइड है। किसका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, किसका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, तो 1 का के 2 का, जिसकी के की वैल्यू बड़ी होगी। 2 का के की वैल्यू बेटा बड़ी है ना, 8 इंटू 10 की पावर माइनस 15 इज ग्रेटर देन 4 इंटू 10 की पावर माइनस 15। कितना सिंपल तो था, क्या करते यार। तो K2 इज ग्रेटर देन, देयरफॉर AO2 इज मोर स्टेबल देन AO, ठीक है ना। अब दूसरा, इसी में एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मैं ऐसा लिख देता हूँ, मेरे पास ऑक्साइड है XO और XO2, ये अलग है। इसको मैंने तोड़ा XO प्लस O2 में और इसको तोड़ा X2 प्लस O2 में, इधर हाफ ले लिया, इधर हाफ ले लिया, इधर हाफ ले लिया, बैलेंस हो गया, ठीक है ना। और इसके लिए मैंने K1 लिख दिया और इसके लिए K2 लिख दिया, ये लिखा मैंने 50 और ये लिखा मैंने 100। अब कौन सा ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है, कौन सा ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है, ऊपर AO2 वाज मोर स्टेबल, यहाँ ऑक्साइड कौन सा ज्यादा स्टेबल है, यहाँ ऑक्साइड स्टेबल XO होगा। क्यों, क्योंकि फॉरवर्ड ये वाली रिएक्शन कम जाएगी, ये वाली रिएक्शन फॉरवर्ड कम जाएगी, ये वाली रिएक्शन फॉरवर्ड कम जाएगी, तो मतलब ये बच जाएगा। के का ज्यादा होना मतलब प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल, और के का कम होना मतलब रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल, और कम और ज्यादा कुछ नहीं होता है, इट इज कंपेरेटिव बिटवीन द टू रिएक्शंस, ठीक है ना। तो इसमें जो स्टेबल है वो XO इज मोर स्टेबल देन XO2। तो के ज्यादा तो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल, और के कम तो रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल। क्लियर है बेटा इतनी बात, क्लियर है बेटा इतनी बात। अब ऑक्साइड प्रोडक्ट में है कि रिएक्टेंट में, वो आपको देखना है। ओके चलो, अब सुनो, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, रिएक्टेंट, सब कुछ हो गया। चलो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। अब आता है कुछ और चीजें मैं आपको पढ़ाता हूँ, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट करके एक टॉपिक होता है, वो टॉपिक मैं आपको पढ़ाता हूँ जल्दी से, ठीक है बेटा। इसको मिटा दूं बच्चों। अब आपको बहुत फास्टली रिवीजन करना है।
factors affecting equilibrium constant. So let us take on factors affecting equilibrium constant. फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को? ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो जो फैक्टर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट करते हैं, नंबर वन टेम्परेचर. नंबर वन इज टेम्परेचर. टेम्परेचर अफेक्ट करता है वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को. एक एक्सप्रेशन होता है, अगेन मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं लूंगा, जो कि होता है log K2 by K1 is equals to delta H upon 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2. डिराइव कर सकते हैं इसको थर्मोडायनेमिक्स से पूरा, लेकिन फिलहाल ये नहीं करने की जरूरत है. थर्मोडायनेमिक्स में यदि आप बोलोगे तो मैं डिराइव कर दूंगा, लेकिन फिलहाल नहीं. दिस इज डेल्टा H रिएक्शन, दिस इज इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. किसी रिएक्शन के दौरान इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, किसी रिएक्शन के दौरान कितनी एनर्जी इवॉल्व या एब्जॉर्ब हुई, उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. टेम्परेचर T1 इज T1, टेम्परेचर T2 इज T2, एंड इज कैप्टन केल्विन. ठीक. अब इसमें पूरा गणित ये होता है कि यदि मान लो डेल्टा H की वैल्यू, यदि मान लो डेल्टा H की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, डेल्टा H की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. मैथमेटिकली मैं इसको कर सकता हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है. चलो एक बार कर ही लें. ये वैल्यू मान लो नेगेटिव है, तो ऊपर की वैल्यू तुमने नेगेटिव ले ली, ये वैल्यू नीचे की क्या है, पॉजिटिव है. अब मान लो T1 इज स्मॉलर देन T2, T1 छोटा है, तो T1 छोटा है देन T2, तो 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू, विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू. भाई यदि T1 छोटा है तो 1 बाई T1 बड़ा हो जाएगा, देन 1 बाई T2, तो ये वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी. यार हाँ ना करना पड़ेगा यार, सच्ची सच्ची बोलो. यदि T1 छोटा है तो 1 बाई T1 की वैल्यू क्या होगी, 1 बाई T1 की वैल्यू क्या होगी, बड़ी आएगी एज कम्पेयर टू 1 बाई T2, तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव आ जाएगी. पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाई नेगेटिव इज अ नेगेटिव, एंड एंटी लॉग ऑफ एनी नेगेटिव वैल्यू इज इक्वल्स टू 10 की पावर एनी नेगेटिव वैल्यू, और 10 की पावर एनी नेगेटिव वैल्यू विल बी लेस देन 1. क्या बात क्लियर है? विल बी लेस देन 0, सॉरी, विल बी लेस देन 0, विल बी लेस देन 0. मैं आपको बताऊं क्यों. ये एक नेगेटिव वैल्यू आपकी आई, ये आपकी क्या आई, एक नेगेटिव वैल्यू आई, तो आप क्या लिखोगे, K2 by K1 is equals to एंटी लॉग ऑफ एनी नेगेटिव वैल्यू, और एंटी लॉग ऑफ एनी वैल्यू इज इक्वल्स टू 10 की पावर एनी नेगेटिव वैल्यू. पता है 10 की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है. ओके, आई डिड अ मिस्टेक देयर. 10 की पावर 0 1 होता है, तो इसका मतलब 10 की पावर नेगेटिव वैल्यू कितना होगा, इट इज लेस देन 1. इट इज मैथमेटिकली इट इज लेस देन 1, लेस देन 1. और यदि ये लेस देन 1 है तो इसका मतलब यदि मान लो 0.8 होता तो K2 बराबर क्या हो जाएगा, 0.8 K1. इसका मतलब K2 इज लेस देन K1. मुझे नहीं पता कि आपको मैथमेटिक्स कितना आया समझ में, कितना नहीं आया. आपको ये मैथ्स आया समझ में कि नहीं आया, जल्दी बोलो बेटा. आ गया ना, बहुत बहुत डिटेल में पहले भी पढ़ाया है मैंने आपको, है ना. तो अब आप सोचो, यदि टेम्परेचर, आपने क्या किया था, आपने टेम्परेचर यहाँ पर T1 की वैल्यू छोटी थी और T2 की वैल्यू बड़ी थी, मतलब टेम्परेचर बढ़ाया. टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू गिर गई, किसमें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में. मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं गई, बैकवर्ड चली गई. देखो मैं रटा भी सकता था, लेकिन मैंने आपको मैथमेटिकली प्रूव कर दिया उस बात को. ठीक है बेटा, रटा भी सकता था इस चीज को, और अल्टीमेटली अपन को याद भी कर लेना है. सही है वो तरीका, ठीक है ना. ना अभी नहीं, अभी नहीं, 15 मिनट और रुको फिर, है ना. 15 मिनट बेटा रुक जाओ, ये टॉपिक खत्म कर दूं फिर. चलो, फिर कल पढ़ाऊंगा, मैं आपको बता दूंगा कितने बजे पढ़ाऊंगा. कल 2-3 घंटे पढ़ लेंगे, कल संडे है ना. ओके, एक सेकंड रुको बेटा, होल्ड करो.
ओके सॉरी बेटा, कुछ जरूरी काम आ गया था तो इसलिए मैं 1 मिनट के लिए गायब हो गया था। ठीक है ना, जल्दी से। हेलो आर यू देयर? क्या टाइम हुआ अभी? 10:30। ओके चलो 10:30। चलो ठीक है, कल अपन कंटिन्यू करते हैं फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग को। आज इसको यहाँ एंड कर देते हैं, है ना, क्योंकि ज्यादा हो भी नहीं पाएगा और जल्दी जल्दी करने में मजा नहीं आएगा। कल मैं ये वाली बात आपको दोबारा सिखाऊंगा, ठीक है ना। आज के लिए शुभ रात्रि, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, बाय बच्चों।